Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपने लेक्चर्स वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने थ्योरीज जितनी आई उनके बारे में पढ़ लिया। डार्विन का क्या रोल था एवोल्यूशन के टर्म में वो जान लिया। उसके अलावा हमारे लेमार्क साहब ने जिराफ के एग्जाम्पल से क्या एक्सप्लेन किया था, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ऑलरेडी डिस्कशन है। और उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन में किन के टाइप्स क्या हैं, आपके स्टेबलाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं। आज हम जानेंगे कि एवोल्यूशन प्लांट और एनिमल में कैसे हुआ, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में बेसिकली इनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, आराम से याद हो जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस वो ट्रिक्स आपको थोड़े थोड़े चीज़ों पे रिवाइज, क्योंकि शुरुआत में इनफैक्ट हमने भी यही किया था ट्रिक्स बनाने में, और फिर अगर आप खुद से ट्रिक्स बनाते हो तो आपको एक दो बार में तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी और की बनाई हुई ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो वहाँ पे एक दो बार में कभी नहीं तैयार होता। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम पे उसको रिवीजन करना होता है, उसके बाद वो ऑलरेडी दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो आज हम बेसिकली वही की चीज़ करने वाले हैं, लेकिन पहले जानेंगे कि ये जो हिस्ट्री है ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज से लगभग 2000 मिलियन ईयर अगो, यानी माया, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। पहली जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई अर्थ पे वो कब आई है? आज से लगभग 2000 मिलियन ईयर अगो। सोचो 2000, यहाँ 10 साल भी पीछे जाते हैं तब भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए होते हैं, यहाँ तो 2000 साल मिलियंस ईयर पीछे गए हैं हम। ठीक है, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज बिकम मल्टी सेलर। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल सेल से ही धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, किस में? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज में। By the time of 500 million year ago, invertebrates were formed and active। यानी एक्टिव का मतलब ये नहीं चलना फिरना, नहीं, एक्टिव का मतलब उस टाइम पे उनका पीरियड चल रहा था, यानी काफ़ी सारे अमाउंट में जो भी कैटेगराइज देखी जा रही थी वो इनवर्टिब्रेट्स की। तो आज से लगभग कितने? 500 माया का फुल फॉर्म मिलियन ईयर अगो। ठीक है, इस टाइम पे क्या है हमारे इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद जॉलिश फिश कब अपीयर हुई? 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 350 मिलियन ईयर अगो क्या अपीयर हुई हमारी? जॉलिश फिश, ऐसे फिश जिनके जॉ नहीं थे। आज की आप जो फिश देखते हो उसमें जॉ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ फिश ऐसी भी हैं जो जॉलेस हैं। ठीक, फिश विथ स्नॉट, स्नॉट का मतलब फिश के ऊपर कुछ ऐसा आगे के मुंह पे स्ट्रक्चर होता है ना, स्नॉट। Strong fins could move on land and go back to the water, evolved around 350 million year ago। ऐसे फिश जिनके फिश के पास स्नॉट था, ठीक है, माउथ थोड़ी आउट ग्रोथ होती है उनकी, स्नॉट का मतलब कुछ ऐसा ही है, और उनके जो फिन्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक, और यह इन फिशर्स की खासियत क्या थी कि ये लैंड और वाटर दोनों जगह सर्वाइव करने की खासियत रखती थी। तो वो लैंड पे भी वापस आ सकती थी और वापस फिर चाह मतलब पानी में ही सर्वाइव करती हैं, तो पानी में वापस वो जा सकती थी। तो ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है कि एम्फीबियंस लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे फिश जो आपकी लैंड पे भी रह रही हैं और साथ में पानी में भी रह रही हैं। ठीक, द कोलियंथ और लो फिन्स दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, कोलाकैंथ आप बोलो या लो फिश बोलो, दोनों एक ही मतलब है। were the ancestor of modern day frog and salamander। इंपॉर्टेंट लाइन, ये तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे। आपको एवोल्यूशन के टर्म में एक चीज़ याद रखनी है, एंसेस्टर कौन किसका है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एंसेस्टर से आता है कि एंसेस्टर आपको नाम दे देगा, पूछेगा ये किन के एंसेस्टर हैं, तो आप लो फिश या कोलाकैंथ जो हैं ये एंसेस्टर हैं फ्रॉग और सैलेमेंडर के। सैलेमेंडर आपके क्या हैं? रेप्टाइल्स के फॉर्म में है, जबकि फ्रॉग आपका क्या है? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में कहीं पाए जा रहे हैं लो फिन्स। द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल, दे ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की एग में एक खासियत है,
एम्फीबियंस आप चाहे फ्रॉग देख लो, चाहे कोई अदर एम्फीबियंस आप देख लो, टर्टल, टोर्टॉइस, इन सब की खासियत है कि इनके जो एग होते हैं वो बहुत थिन शेड के बने होते हैं, ठीक है। जो वाइट कवरिश होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो बहुत थिन सी लेयर होती है, इसीलिए सन रेज के कांटेक्ट में आने की वजह से एक्चुअल में तो ये एग लग बहुत कम ही ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन रखा जाए, नहीं, वो या तो किसी गड्ढे के अंदर रखते हैं या पानियों में ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सन रेज के डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी अगर सन रेज की डायरेक्ट वो एग पे पड़ेंगे तो वो क्या होगा, सूख जाता है, अंदर के जो भी एम्ब्रियो, जो भी वाइटिश पार्ट होता है वो सब कुछ सूख जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया कि रेप्टाइल्स के जो एग का स्ट्रक्चर था, पहली चीज़ कि उनके जो शेल थे वो इनके कंपैरिजन में थोड़े थिक थे, ठीक है, मोटी थोड़ी परत थी उनकी सेल की। और इनके अगर आप अंडों को, रेप्टाइल्स से ऑब्वियस सी बात है पानी में तो रहेंगे नहीं, ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल रहेंगे, तो इनके अंडे अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आते भी थे तो भी ये खराब नहीं होते थे या सूखते नहीं थे, ठीक है। एम्फीबियंस के जबकि सूख जाते थे, लेकिन रेप्टाइल्स के साथ ऐसा कोई खेल नहीं था। नेक्स्ट है, इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, अगो नहीं, 200 मिलियन ईयर, आज से लगभग 200 मिलियन ईयर बाद, नेक्स्ट बोल रहा है ना, रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन अर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा रखा गया है, ऐसा पॉइंट रखा गया है क्योंकि रेप्टाइल्स की जो भी मात्रा, जो भी स्पीसीज है वो काफ़ी ज़्यादा तौर पे देखी जा रही हैं, तो ऐसा सोचा जा रहा है कि आज से लगभग हो सकता है कि 200 मिलियन ईयर बाद ऐसा हो कि जो रेप्टाइल्स है वो डोमिनेट करे पूरे अर्थ पे, यानी उनकी ही स्पीसीज, उनकी ही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखी जाएगी, ठीक है। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर to evolve into fish like reptiles probably। एग्जाम्पल इसका है इक्थोसॉर्स, ये कब हुआ है, 200 मिलियन ईयर अगो। ऐसी फिश देखी गई, ऐसी रेप्टाइल्स देखी गई जो फिश लाइक स्ट्रक्चर में थी, यानी वो रहती जमीन पे थी लेकिन अंडे देने के लिए वो कहाँ जा रही थी, पानी में जा रही थी, ठीक है। फिश लाइक कैरेक्टर उनके अंदर देखे गए। एग्जाम्पल के 7 चीज़ों को याद रखना है। 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुए, हमारे जो डायनासोर थे वो अचानक से क्या हो गए, डिसअपीयर। आज से लगभग 65 मिलियन ईयर अगो हमारे जो डायनासोर थे वो अचानक से विलुप्त, एकदम से अचानक से पलक झपकते ही पूरे के पूरे कायनात बदल गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि मे भी हो सकता है कोई ऐसा क्लाइमेटिक चेंज हुआ हो जो जिसके वजह से डायनासोर उस पर सर्वाइव नहीं कर पाए, या ऐसा भी माना जाता है कि अचानक से अर्थक्वेक आया हो जिसके अंदर सारे के सारे डायनासोर समा गए। कुछ ऐसी ही थ्योरीज रखी जा रही है कि क्योंकि अब अचानक से कोई चीज़ हो रही है आपके लाइफ में, बिल्कुल अचानक से कोई चीज़, कोई इंसान इंटर किया या कोई इंसान गया, तो आपको एक बार तो जानने की इच्छा होगी ना कि आया तो आया कैसे और गया तो गया कैसे। इसी तरह डायनासोर की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी है, पूरी की पूरी स्टोरी है इनके ऊपर। आपने जुरासिक पार्क वगैरह अगर मूवीज़ देखी हैं तो जुरासिक पार्क नाम जुरासिक क्यों पड़ा है, कभी सोचे ऐसा? क्योंकि जुरासिक एक पीरियड था जिसके अंदर डायनासोर की जो स्पीसीज थी या जो पॉपुलेशन थी उनकी वो सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, जुरासिक, ठीक है। जुरासिक पार्क वगैरह जो मूवी पड़ी है वो इसी बेसिस पे बनी है। तो आज से लगभग 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर जितने थे वो पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट होने लगे, अचानक से डिसअपीयर हो गए फ्रॉम द अर्थ, वाइल सम ऑफ द स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जबकि उस एरा में कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे जो आज भी पाए जा रहे हैं। तो डायनासोर की एग्जिस्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा, मतलब वो एग्जिट हो गया वो तो समझ में आया, ठीक है, वो चले गए, डिसअपीयर हो गए वो, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि उस टाइम पे जितनी चीज़ें थी, अगर आप ये कह रहे हो कि कुछ ऐसा सडन अर्थ पे कुछ ऐसा वेरिएशन हुआ होगा, क्लाइमेटिक का वेरिएशन हुआ होगा या अर्थक्वेक आया होगा, तो उस टाइम के जितने रेप्टाइल्स थे उनको भी तो ख़त्म हो जाना चाहिए। जबकि उस एरा में जो रेप्टाइल्स पाए जा रहे थे वो आज भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है। सम रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ।
अब क्या हुआ, रेप्टाइल्स जैसे जैसे थोड़े स्लो पोजीशन पे आए, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम होते गई और रेप्टाइल्स के बाद इवोल्यूशन हुआ है मैमल्स का। द फर्स्ट मैमल्स वाज लाइक श्रीव। श्रीव का मतलब चूहे जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कुछ हद तक उनके जैसे दिखते थे। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अब आपने ड्रिफ्ट पढ़ रखा है, ड्रिफ्ट क्या है, माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन, ये सब पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। तो ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, साउथ अमेरिका ज्वाइन किया किसको, नॉर्थ अमेरिका को, और कुछ मैमल्स जो हैं साउथ अमेरिका के रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। जब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ये दोनों के बीच एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो उसके वजह से जो साउथ अमेरिका के कुछ मैमल्स थे, जिसमें आ रहा था हमारा हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रिबर, आपके ये रैबिट, ये सारी चीज़ें जो आ रही थी ये साउथ अमेरिका के थे। लेकिन जो भी हमारे नॉर्थ अमेरिका में फौना, फ्लोरा एंड फौना आपने पढ़ रखा है, फ्लोरा का मतलब प्लांट से रिलेटेड, फौना का मतलब एनिमल से रिलेटेड, तो जो भी जूलॉजिकल स्पीसीज थी नॉर्थ अमेरिका की, उसके वजह से वो क्या हो गए, ओवररिडन। ओवररिडन यानी उसके नीचे दबते चले गए। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हो जो आपका नहीं है, अब आप वहाँ जाओगे तो बिल्कुल से तो शो ऑफ होगे नहीं, कुछ दिन तक कुछ कैटेगरी में आप दबे रहोगे। तो वही कुछ ऐसा, क्योंकि साउथ अमेरिका अब कहाँ मिल रहा था, नॉर्थ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका वाले जो स्पीसीज थे वो नॉर्थ अमेरिका वालों के आगे ओवररिडन होना शुरू हो गए। Australian land mass remained isolated and pouch mammal of Australia survived because of lack of competition from any other mammal. ऑस्ट्रेलियन लैंड मास, इनके साथ भी एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मैमल्स थे वो पर्टिकुलरली सर्वाइव कर पा रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन के साथ ही आपने पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में कि मार्सूपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल के बीच का डिफरेंस, वो हमने बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में ही एक एडॉप्टिव रेडिएशन का ही केस था कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, जिसमें वो स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग कर रही थी, लेकिन अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में जाने के वजह से उनकी बॉडी में अलग अलग एडॉप्टेशन जनरेट हुए। तो ये सारी स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया की ही थी, और फिर बाद में देखा गया क्या, लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर। तो ये जो पाउच लाइक मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया के, ये सर्वाइव कर रहे थे। पाउच लाइक मैमल जैसे आपके कंगारू वगैरह हो गए, ये सब आसानी से सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था, ये जो है यहाँ पे भी ड्रिफ्ट था, क्योंकि अलग अलग जगह से ज्योग्राफिकल एरिया में देखा गया, लेकिन वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया बिलोंग कर रहा था एक सेम जगह से जो है ऑस्ट्रेलिया। इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। इसे हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। हमने अभी जो जो पढ़ा उसे याद कैसे रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ लिखते जाओ। 2000, ठीक, इसके बाद क्या था, 500, फिर क्या था 350, फिर 320, फिर क्या आया हमारा 200, और फिर आया हमारा 65। ये डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। सबके आगे आप माया लगा दो, सब माया जाल का ही खेल है, ठीक है। आपको बायो में डेट्स याद करनी है, ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं होता है कभी कभी ऐसा फील होता है। तो सबसे पहले हमारे क्या आए थे, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक। इनके बाद किसका एवोल्यूशन हुआ था, इनवर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स, ठीक। इनवर्टिब्रेट्स के बाद क्या आए हमारे, ऐसे फिशेस जो थे जॉलेस, जॉलेस फिशेस के बाद क्या आए, सीडवीड। अब आपको ये चीज मिलेगा कहाँ पे, प्लांट में, ठीक है। अब हमारे
आप इसको चाहो, ये 2 को याद रखना, 200 मिलियन ईयर अगो क्या हुए थे? रेप्टाइल्स। ठीक, रेप्टाइल्स भी आए थे। और 65 क्या हुए थे? हमारे डायनासोर, ये क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक, लेकिन कुछ नए प्रजाति के जो भी रेप्टाइल्स थे उनका एवोल्यूशन भी हुआ था। तो चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं, या आपको याद करने में आसानी, अगर आपको थ्योरी के बेसिस पे याद हो जा रही चीज़ तब तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप नॉर्मल इस वे में याद कर सकते हैं। बस याद रखना है ये डेट्स और प्लस किस टाइम में क्या चीज़ मतलब बेसिकली किसका पीरियड चल रहा था, वो किन चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ था, कौन सबसे पहले कब देखे गए थे, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। प्लांट में कैसे एवोल्यूशन हुआ वो पढ़ना है। अब प्लांट के एवोल्यूशन में आपको एक ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, उस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एवोल्यूशन के टर्म में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उस ग्राफ के थ्रू पूछता है। अब ग्राफ के थ्रू पूछता है तो ग्राफ को समझना ज़रूरी है, और ग्राफ को समझने के लिए आपका पूरा फोकस उस टाइम उस ग्राफ पे चाहिए। इसीलिए बेसिकली हमने उस ग्राफ को सबसे लास्ट में पढ़ाना है, ताकि आप चीज़ों को जब थ्योरी के बेसिस पे पहले समझ लो, उसके बाद आपको समझना है ग्राफ की बेसिस पे, क्योंकि वो ग्राफ ऑब्वियसली बात है प्लांट से रिलेटेड है। तो प्लांट से रिलेटेड तो वैसे भी दिमाग में कम ही घुसता है, होता है ना ऐसा। एनिमल के बारे में हमने कभी ना कभी नाम वाम सुना रखा है तो वो चीज़ घुस जाता है। बहुत सारी मूवीज़ बनी है, मूवीज़ के थ्रू हम समझ लेते हैं, जुरासिक पार्क वगैरह की डायनासोर एरा जब चल रहा था तब क्या हो रहा था। लेकिन प्लांट के केसेस में ऐसी कोई ना मूवीज़ बनती हैं, क्योंकि मूवीज़ बनाने वालों को भी पता है कि प्लांट के बारे में बनाएंगे तो पढ़ाएंगे किसको या सिखाएंगे किसको, कोई देखने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा पूरा का पूरा सीन। तो इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के हमें पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स एंड ट्रिक्स। बताएंगे हम जब वो ग्राफ डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या कह रहा है? सम ऑफ द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड अराउंड, ये तो हमने पढ़ रखा है, 200 मिलियन ईयर अगो हैड पिगमेंट। उसी टाइम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे गए सिंगल सेलर जिनके अंदर पिगमेंट पाया जा रहा था, और वो पिगमेंट क्या कहलाता है? हमारा क्लोरोफिल। टू कैप्चर सोलर एनर्जी एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज लैंड। इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लांट जो पहला, आपने ब्रायोफाइट 11 में प्लांट किंगडम पढ़ रखा है, ठीक है। बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पे जो पहले प्लांट, पहली स्पीसीज प्लांट की पाई गई जो लैंड को कॉलोनाइज किए, इनफैक्ट लैंड पे कॉलोनाइज करने वाले पहले प्लांट ही है। एनिमल का एवोल्यूशन बाद में हुआ है, ठीक है। एनिमल्स तो बाद में आना शुरू हुए। जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म बनी है वो भी किसकी है? प्लांट की बेसिस पे बनी थी, एनिमल्स की बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो पहली बार लैंड पे आने वाले अगर प्लांट और एनिमल के बीच पूछा जाए तो प्लांट आए हैं। सीवीड्स, वही चीज। एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड अराउंड कितने? 320 मिलियन ईयर अगो। आज से लगभग 320 मिलियन ईयर अगो पहले क्या आए? हमारे सीवीड्स, ठीक। अबाउट 200 मिलियन ईयर जाइंट फर्न टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट, बट दे आर फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। ये क्या है? इनके ही कभी कभी जो कोल डिपॉजिट बहुत स्लो मैनर में पाए जाते हैं इनके, ठीक है। जो कोल डिपॉजिट आया है ये आज से कितने हुए? 200 मिलियन ईयर अगो। तो यहाँ पे वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में अर्थ के अंदर तो गए होंगे, तो वही क्या करते हैं? कोल डिपॉजिशन का काम धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारा वो बेसिकली डायग्राम या फिगर आप जिसे कह सकते हो। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। याद कैसे रखना है? PMC। PMC का मतलब फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री नहीं। P फॉर पैलियोजोइक एरा, M फॉर मेसोजोइक एरा एंड C फॉर सीनोजोइक एरा। अब आपको याद रखना है 4, 3, 2, ठीक है। C2, M3, P4।
P4 का मतलब ये जो आपके पैलियोजोइक एरा है ये कितने पीरियड्स में डिवाइड हुए हैं, 1 2 3 4, जिसमें सबसे लास्ट में आता है क्या, SDPT। नाम के हिसाब से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के, हमने जो याद किया था वो ऐसे ही याद किया था कि घर के फैमिली, आपको रिलेशन में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका S से नाम स्टार्ट हो, D से नाम स्टार्ट हो, तो कुछ ऐसे ही नाम तरीकों में आप, जैसे S से हमने अपने ही नाम रखे थे, P से मेरी कजिन सिस्टर है उसके नाम रखे थे, तो आपको ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। SDPT। इसके बाद मीजोजोइक एरा में 3 आए थे, ट्राइजेसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, और सीनोजोइक में 2 हैं बेसिकली, आपको टर्शरी और क्वाड्रेटरी याद ही रखेगा, ठीक है। आज के जो मॉडर्न वेज में चल रहे हैं टर्शरी क्वाड्रेटरी नाम में ही है सब कुछ। तो अब ये याद करने के लिए पहले क्या किया हमने, एरा को डिफाइन किया है, क्या था, PMC के फॉर्म में, यानी पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब जो पैलियोजोइक था ये 4 पीरियड्स में डिवाइड हुआ था, जिसमें सबसे पहले पीरियड कौन सा था, सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के बाद क्या है, डिवोनियन। डिवोनियन के बाद क्या है, कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के ऊपर क्या है हमारा, परमियन, ठीक। अब मीजोजोइक एरा क्या है, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसके बाद सीनोजोइक एरा में हमारे आते हैं टर्शरी और क्वाड्रेटरी। अब आपको याद रखना है इनके कौन कौन से प्लांट किस टाइम पे आए थे। तो आप देखोगे सिल्यूरियन पीरियड में जूस्टेरोफिलम आए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे परमियन पीरियड में क्या है, अर्बोरिसेंट ल्यूकोपोड्स, ठीक। इसके बाद जुरासिक पीरियड में आए हैं क्या, हर्बेशियस ल्यूकोपोड। अब इन दोनों को याद रखने का तरीका क्या है, H को J से, H के पास J दिख रहा है ना, H जो है वो J के पास कितने की दूरी हो रही है, बेसिकली 1 डिजिट आ रहा है बीच में I, ठीक है। तो इसलिए J के पास H को कर दो, और ऑब्वियस सी बात है P और A और P के बीच आप फिर से स्टार्ट करोगे जब अल्फ़ाबेट PQRST UVWXYZ के बाद वापस से क्या आएगा, A, इसलिए बेसिकली एक याद हो जाता है तो दूसरा याद ही हो जाता है। तो J को H के पास ही रखना, क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी पास है इसलिए। तो जुरासिक में क्या है, हर्बेशियस लाइकोपोड्स, और परमियन में क्या है, एब्रोरिसेंट लाइकोपोड्स। अब क्वार्टेनरी पीरियड में इसके अलावा क्रिटेशियस में क्या है हमारे, हॉर्सटेल, या इन्हीं को बोलते हैं सिनोप्सिसिड, ठीक है। हॉर्सटेल इनका कॉमन नेम है। अब आपके ये जो ट्राइएसिक है, किसी ने भी कोई ट्राई नहीं किया, यहाँ पे किसी भी चीज़ का आप देख लो पूरा का पूरा ब्लैंक है, कोई भी चीज़ का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, किसी भी चीज़ का ये पीरियड नहीं था, तो ये वाला तो वैसे ही बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सीनोजोइक एरा में सबसे पहले हमारे आए हैं क्या, ब्रायोफाइट्स। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्रिटेशियस में हॉर्सटेल, जिंकोस और जिनीटेल्स, ये HGG, ठीक है, HGG, ये तीनों ही कहाँ पे आए हैं हमारे, C के साथ, C फॉर क्रिटेशियस। इसमें आए हमारे हॉर्सटेल भी आए हैं, जिंकोस भी आए हैं और जिनीटेल्स भी आए हैं। साथ में और किस चीज़ का अपीयरेंस शुरू हुआ है, हमारे डाइकोटिलिडन्स का, लेकिन आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यानी क्रिटेशियस और टर्शरी के बीच पे कहीं आए हमारे डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। अब आपको याद करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप एक बार आराम से शांति से बैठना और ये सारे ग्राफ को एक बार नॉर्मल सी एक बार में आप चीज़ों को पढ़ना कि कब क्या चीज़ अराइज हुई। अब उससे पहले आपको ये पैरा याद रखना है, सबसे पहले तो शुरुआत यही, ये चीज़ पहले याद रखना है, उसके बाद आना है इस पे। इसको कैसे याद रखना है, क्लोरो, ट्राइको, राइनो, सिलो, पी साइलेंट रहता है। अब ये CTRP, CTR होता है ना, तो CTRP आपको याद रखना है। CT स्कैन होता है, आप CT को वैसे ही लर्न कर लोगे, R और P, RP को अपोजिट टर्म में याद करोगे, ठीक है। अब इसको याद करने के बाद आपको याद आना है क्या, इनके बीच क्या क्या प्लांट की स्पीसीज स्टार्ट हुई है होना। इसके बाद आना है आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लांट कब जाके सबसे ज़्यादा टॉप पे देखे गए।
तो हमारे एंजियोस्पर्म जो है ये बहुत बाद में देखे गए। यहाँ पे प्रोगैमनोस्पर्म आए, फिर सीड फर्न आए, और सीड फर्न ने ही किसको, साइकट्स को भी जन्म दिया और डाइकोटिलिडन्स को भी जन्म दिया। ठीक है, इन्हीं से इवॉल्व हुए। आपको इस ग्राफ को बेसिकली इसीलिए टफ लग रहा है ये ग्राफ, क्यों? क्योंकि आपको इस ग्राफ में ये जो बना हुआ है ना, ये जो येलो येलो सा डायग्राम, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। यही बता रहे हैं कि आप देखो ये दो साइड में जा रहा है ना, यानी ये सीड फन दो चीज़ों में इवॉल्व हुआ। पहला तो साइकेड्स बनाया और दूसरा डाइकोटिलिडन्स बनाया। ठीक, डाइकोटिलिडन्स से मोनोकोटिलिडन्स का एग्जाम आपके एवोल्यूशन होते गए, और फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म जो है वो तो सबसे बाद में इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही एक्सटेंस लेवल पे पाए जा रहे हैं, आज के टाइम में पाए जा रहे हैं ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इनफैक्ट आपको ब्रायोफिलम या ब्रायोफाइटा वगैरह बहुत कम मिल रहे हैं। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड प्लांट, टेरिडोफाइटा से रिलेटेड प्लांट बहुत कम, लेकिन एंजियोस्पर्म हर जगह देखने को, फ्लावरिंग प्लांट नॉर्मल हर जगह देखने को मिल जा रहा है। तो इसलिए एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है वो सबसे बाद में इवॉल्व हुए हैं। अब आपको याद कैसे रहेगा ये, जब आप एक दो बार आराम से बैठ के एनसीईआरटी की ये जो चार्ट है इसको डिस्कस करेंगे खुद से। आईना ले लो एक सामने, देखो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सामने एक अच्छा खासा मिरर रखो और ऐसा कोशिश करो कि आप उस मिरर में देख के किसी अदर स्टूडेंट को समझा रहे हो। तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, दूसरा आपको जो भी छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो उसी टाइम क्लियर होते जाते हैं। ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपने सुना भी होगा बहुत सारे जो मोटिवेशनल टॉकर होते हैं उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है, बहुत बच्चे होते हैं ना आपको एग्ज़ाम से पहले सब कुछ आता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप बैठते हो सारी की सारी चीज़ें दिमाग से बाहर। क्यों? नर्वसनेस, आपके कॉन्फिडेंस कम होते जाते हैं। एक क्वेश्चन नहीं आया तब तो पूछो ही मत, चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज होता है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ भी यही ध्यान रखना है, पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, उसके बाद बढ़ाना है क्या, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होते जाए। और उसके लिए बेसिक चीज़ है आपकी रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो ये जो चैप्टर्स के ये सब ग्राफ हैं, ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ नहीं याद करोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेंगी। तो ये तो हमने प्लांट से रिलेटेड ग्राफ देखा, एनिमल्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। ये वही चीज़ है, सबसे पहले क्या आया था, यहाँ पे आपको याद रखना है कार्बोनिफेरस से। ठीक है, सिल्यूरियन डाइवोनियन यहाँ पे वो पीरियड नहीं है, कार्बोनिफेरस से याद रखना है, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट तो पहले आ गए थे, एनिमल्स का धीरे धीरे हुआ इवोल्यूशन, तो आपको कार्बोनिफेरस से याद रखना है। 350 अर्ली रेप्टाइल्स क्या हुए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। फिर आपके क्या आए, सिनेसिड्स आए, उसके बाद सेलरोपिड्स आए जो कि परमेनियम में क्या थे हमारे। आपके अच्छी बात एक यही है कि आपके एनिमल के जो ग्राफ है वो इतने नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये नाम याद है ऑलरेडी, 3 ही 4 नाम दिए हैं। डायनासोर कब हुआ था, तो 65 में एक्सटेंट हो गया था। टेराप्सिड कब हुए, एक्सटेंट हुए, तो ये 150 से 200 के ईयर के बीच, तो नियरली अबाउट 180 मिलियन ईयर अगो के पहले वो क्या हो गया था, एक्सटिंक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो सब एक्सटिंक्शन पे है। जितनी भी चीज़ें गायब हुई हैं उनके बारे में, क्या अपीयर हुई उनके बारे में नहीं है। अपीयरिंग वाली चीज़ ऊपर है, लिजार्ड, टर्टल, स्नेक्स, ये सारी चीज़ें ऊपर है, और ये चीज़ें आपको पहले से भी पता है। खैर ठीक है, तो उसके परेशान नहीं होना है। परेशान कहाँ होना है, प्लांट वाले जब आपको ग्राफ पढ़ना होगा तब आपको दिक्कत आएगी। और दिक्कत को सॉल्व करने का बेसिकली वही है, ट्रिक याद रखो। ट्रिक याद रखोगे तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब हमारा बस एक टॉपिक बचता है, वो क्या है हमारा, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और वो आपको विथ निमोनिक्स याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। लेकिन आपको वो निमोनिक्स पे 1-2 बार, मतलब एक दिन पे 15-15 मिनट एटलीस्ट देना होगा, ताकि भूले ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।